हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए 10 इयर्स बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है। ओके, तो हम लोग इसे करते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हम लोग को जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है कि हम लोग उसे कैसे डील करेंगे। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा आपके आईक्यू लेवल को तो इंक्रीज़ करता है, साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज़ करता है। इसलिए आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। लगभग बहुत सारे हैं, 10 इयर्स का मैंने लिया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये आपका 2021 का है। हालांकि 2022 का जो क्वेश्चन है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ हम लोग 2021 से करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द टू व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड, एक मिनट, ये वाला है। द सेंट्रियोल अंडरगोज ड्यूप्लीकेशन ड्यूरिंग। जो सेंट्रियोल है वो ड्यूप्लीकेट कब होता है, ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप उसमें देखो, आपसे पूछा गया है द सेंट्रियोल अंडरगोज ड्यूप्लीकेशन ड्यूरिंग। सेंट्रियोल जो होता है, ओके, तो वो कब ड्यूप्लीकेट होता है। जो आपका सेंट्रियोल रहता है, यहाँ आता है ना, जिसमें से एस्टर्स निकलते हैं। ओके, तो वो कब ड्यूप्लीकेट होता है। तो सेंट्रियोल भी आपका सिंथेसिस फेज के टाइम पे ही डुप्लीकेट होता है। ये भी आपका सिंथेसिस फेज के टाइम पे ही डुप्लीकेट होता है। बट जनरली होता क्या है कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में डुप्लीकेट होता है, एंड ये जो सेंट्रियोल है वो साइटोप्लाज्मा के अंदर डुप्लीकेट होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका एस फेज ही होगा। आप ऐसा नहीं सोचना कि सेंट्रियोल है तो किसी अनदर फेज में ये आपका डुप्लीकेट होगा, यानी सिंथेसाइज होगा। एंड अगर ये जेनेटिक मटेरियल है तो एस फेज में होगा, सेंट्रियोल किसी और फेज में होगा नहीं। एस फेज में दोनों ही डुप्लीकेट होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर, एंड जो सेंट्रियोल है वो ये यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्मा के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, एस फेज। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। इसमें आपसे मियोसिस के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है क्वेश्चन। मियोसिस के रिगार्डिंग आपसे पूछा जा रहा है दैट कौन सा ऐसा स्टेज है जिस पे आपका सेंट्रोमियर का डिवीज़न होता है। सेंट्रोमियर आप समझते हो ना, एक मिनट मैं आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ सेंट्रोमियर क्या होता है। इसे ही सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो ये आपका किस टाइम पे ब्रेक करता है, इसमें इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डिवीज़न कब होता है। तो ये आपका मियोसिस है, इसलिए मियोसिस में आपका एनाफेज सेकेंड के टाइम पे आपका जो ये सेंट्रोमियर है ये ब्रेक कर जाता है। आप जनरली देखोगे, अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो पहले में क्या होता है कि ये जो है वो लगा ही हुआ रहता है, एंड ऐसे ऐसे करते करते जब ये इसमें ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। मियोसिस का एनाफेज सेकेंड जो होता है, फर्स्ट वाले में ये ब्रेक नहीं होता है, एनाफेज सेकेंड जब आता है, ओके, जैसे लाइक प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट, उसके बाद वाला जो एनाफेज सेकेंड आता है, ओके, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, उस टाइम पे ये जो आपका सेंट्रोमियर है वो ब्रेक होता है मियोसिस का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप एनाफेज सेकेंड लगाना है, एकदम सही है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, 3 नंबर होगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, आपको दिख रहा होगा, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चिasmata एज इट्स डिस्टिंक्टिंग फीचर। डायकिनेसिस, ओके, डायकिनेसिस भी बोलते हैं इसे। डायकिनेसिस के टाइम पे आपका जो चिasmata होता है, जो यहाँ पे फॉर्म करता है एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम लोग चिasmata बोलते हैं, ये आपका टर्मिनलाइज हो जाता है। तो डायकिनेसिस होगा इसका भी 3 ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
एंड आगे देखिए आपसे इस वाले में मैच द लिस्ट है। एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज का आप हमेशा से याद रखना सिंथेसिस फेज बोलते हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एस फेज में आपका एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो एस फेज का डीएनए रेप्लिकेशन दे रहा है जो कि आपका 4th नंबर में है डीएनए रेप्लिकेशन। बी में देखिए आपका G2 फेज दे रहा है। तो G2 फेज में होता क्या है कि जनरली प्रोटीन्स प्रिपेयर होते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं ताकि जो माइटोसिस है उसमें आपका यूजफुल हो, माइटोसिस करने में यूजफुल हो, तो प्रोटीन्स बनते हैं। तो G2 में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ग्रो करता है और जो प्रोटीन है उसका सिंथेसिस होता है। तो देखिए आपका बी में आपका फर्स्ट में देखिए प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, तो बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। एंड सी में आपका क्विसेंट स्टेज, ये एक ऐसा स्टेज है जब जो सेल है, जैसे हार्ट का सेल है, वो जब अपना हार्ट का सेल जनरली पॉलीफ्रेट नहीं होता है जब तक अगर डैमेज ना हो तो वैसे सेल जो जिनको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि क्विसेंट स्टेज में चले जाते हैं। तो क्विसेंट स्टेज में होता क्या है कि वो लोग अपना स्टेज छोड़ के किसी दूसरे स्टेज में G0 फेज में चले जाते हैं। जीवन फर्स्ट गैप फेज के बाद वो लोग जीवन G0 में चले जाते हैं, तो उसे ही हम लोग क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। तो क्विसेंट स्टेज का आपका दे रखा है इनएक्टिव फेज। यस, इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं। ओके, जो मैं आपको G0 बोल रही हूँ वो इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं। वो लोग को मतलब सेल डिवीज़न करना नहीं रहता है, इसलिए ऐसा होता है जब तक कि उन्हें कहा नहीं जाए। अगर डैमेज हो गया, ठीक है, अगर हार्ट सेल अगर डैमेज होता है तो उस वैसे सेल्स डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं हो तो ऐसा नहीं करते हैं। उसके बाद है आपका फर्स्ट फेज, जीवन फेज। जीवन फेज में आपका रह गया है इंटरवल बिटवीन, हाँ देखिए जीवन फेज तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि माइटोसिस का फेज जितना होता है, जीवन फेज यहाँ पे आता है, बीच में एस, फिर ये G2 और ये माइटोसिस का फेज। तो जीवन फेज के लिए आपका दे रखा है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ इंटरवल। ये इंटरवल ही तो है बीच में, ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन का जो है इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन यहाँ पे जीवन के बाद ये इनिशिएट होगा डीएनए रेप्लिकेशन का। एंड उसके बाद ये आपका दे रहा है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, माइटोसिस के बाद जीवन आता है एंड उसके बाद ये आपका सिंथेसिस फेज स्टार्ट हो रहा है। तो जीवन का जो है आपका 3rd नंबर ऑप्शन होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन 3 नंबर होगा। एस फेज का 4 डीएनए रेप्लिकेशन, बी का G2 फेज का प्रोटीन सिंथेसिस, क्विसेंट स्टेज का इनएक्टिव फेज एंड जीवन का इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सम डिवाइडिंग सेल्स, इस क्वेश्चन में देखिए आपको कह रहा है सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर एन इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, दिस प्रोसेस ऑकर्स एट द एंड ऑफ जीवन फेज। ये मैंने आपको इससे जस्ट पहले ये जो आपको बना के दिखाया था, ये कब स्टार्ट होता है? जीवन के बाद। जनरली नहीं, मोस्टली बच्चे क्या लगाते हैं कि स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं कि जो एम फेज कंप्लीट होने के बाद वो G0 में एंटर कर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एम फेज के G0 के बाद ही जीवन के बाद ही वो G0 में चले जाते हैं। ठीक है, तो आप सही से लगाना, गलती नहीं करना। इस क्वेश्चन का आंसर आपका जीवन फेज होगा। एम फेज बिल्कुल भी भूल से, एम फेज देखो आप फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया रहता है ताकि बच्चे एक बार देख के दूसरी बार में गलत लगा दे, इसलिए आप भूल से भी ये मत लगाना, ये रॉन्ग है, ये वाला आपका करेक्ट है। जीवन के बाद जो मैंने आपको लिखा था, जीवन के बाद वो G0 फेज में चले जाते हैं। तो इसका है सेकेंड ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो इससे आप इजीली याद भी कर सकते हो कि डिप्लोटीन इसका होता है। डिप्लोटीन से आप ऐसे समझ सकते हो कि DI से डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन में आता है। ओके, तो ये आपका डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब होता है? ये आपका डिप्लोटीन में आपका जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया हुआ रहता है इन दोनों के बीच में। एक मिनट, इसे थोड़ा सा ये करती हूँ। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है आपका इस तरीके का फॉर्म करता है। एक मिनट बताती हूँ।
इस तरीके से इन दोनों को जोड़ कर रखता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है वो उसका टूटना। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्रोनिमल कॉम्प्लेक्स ये आपका डिप्लोटीन में होता है, डिप्लोटीन में होता है, डिप्लोटीन में होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू जीवन फेज। जीवन फेज से फेज के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है। इंटरफेज का जो दो फेज होते हैं ना सेल्स का, एक एम फेज होता है, एक इंटरफेज होता है। तो इंटरफेज को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि आपका जीवन है, एस फेज है एंड G2 है। तो जीवन फेज के रिगार्डिंग आपको बताना है कि क्या इसमें सही है एंड क्या इसमें गलत है। ठीक है, गलत जो है उसे करना नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। तो देखिए फर्स्ट में आपको दे रहा है डीएनए सिंथेसिस और एप्लीकेशन टेक्स प्लेस। अभी तो मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन में बताया कि डीएनए सिंथेसिस आपका एस फेज में होता है ना, सिंथेसिस तो आपका एस फेज में होता है। तो ये आपका डीएनए सिंथेसिस बोल रहा है फर्स्ट में ही, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर देखिए आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट जिसे कहीं भी मैच नहीं करता है जीवन से। जीवन में जनरली होता क्या है कि वो जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ओके, ग्रो करता है बट रेप्लिकेट नहीं करता है डीएनए एंड बस इतना ही कि वो ग्रो करता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। देखिए थर्ड में दे रहा है सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट्स डीएनए। यस, थर्ड नंबर ऑप्शन ही ये आपका करेक्ट है। ये मोस्टली ये पूछा जाता है, बहुत कॉमन है दैट जीवन फेज में क्या होता है। तो सेल क्या होता है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ग्रो करता है, लेकिन डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता है। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, ये कहाँ से होगा, इसमें जितना होना था वो तो मैंने आपको बता दिया। जाइगोटीन में देखिए आपका सिनेप्सिस दे रखा है, क्रॉसिंग ओवर दे रखा है, चायस्माटा और टर्मिनलाइजेशन दे रखा है। तो जाइगोटीन से आप एज यूजुअल समझ सकते हो, जाइगोटीन फेज में आपका सिनेप्सिस होता है, जाइगोटीन में आपका सिनेप्सिस होता है। पैक्टीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, ये बहुत कॉमन है, ये आप बहुत ऐसे टिप ऑफ टंग रखो क्योंकि इससे रिलेटेड हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट पैक्टीन में क्या होता है। तो पूरा पैक्टीन से आप याद रखना कि पूरा क्रॉसिंग ओवर उसमें होता है, ये पैक्टीन का बहुत कॉमन है। डिप्लोटीन का आपका चायस्माटा होगा। डिप्लोटीन में अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको बताया था ना चायस्माटा फॉर्म करता है, तो ये आपका डिप्लोटीन का हो गया। एंड डायकिनेसिस का होगा आपका लास्ट वाला टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चायस्माटा। डायकिनेसिस में जो वो चायस्माटा फॉर्म किया हुआ रहता है एक्सेप्ट स्ट्रक्चर, उसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, वो एक दूसरे से हट जाता है, साइड हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जो एक्स फॉर्म किया हुआ रहता है ना इस टाइप का, ये यहाँ से एक दूसरे से अलग अलग हट जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन का ए का 4 होगा, A4। तो इसका सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी का 3 और बी क्रॉसिंग ओवर से भी आप लगा सकते हो क्योंकि 3 नंबर ये बहुत कॉमन है। अगर आपको जनरली होता क्या है कि कभी कभी नहीं याद रहता है, तो नहीं याद होता है तो कोई अगर सिंगल का आपको कॉन्फिडेंट हो कि हाँ इसका यही हुआ, तो उसके थ्रू भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैच द फॉलोइंग। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सेल इन G0 फेज में क्या होता है, सेल क्या होता है कि एग्जिट कर देता है, एग्जिट द सेल साइकिल। सेल साइकिल को एग्जिट कर देता है, यानी वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट वो सेल साइकिल नहीं करता है, मतलब सेल डिवीज़न नहीं करता है फिर, ठीक है, जब तक उसे कहा नहीं जाए कि तुम्हें करना है सेल डिवीजन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ईजी, एग्जिट द सेल साइकिल, सेल इन द G0 फेज एग्जिट द सेल साइकिल। ये आपका 2018 का है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इसमें पूछा गया है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल सेप्ट का होता है। हाँ, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। इस वाले में ये आपका थोड़ा सा एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम थोड़ा सा सिलेबस के बाहर लगता है बट है अंदर का ही। पॉलिटीन क्रोमोसोम oocytes ऑफ एम्फीबियन, ये वाला जो है आपका रॉन्ग है। 4th नंबर में आपका देखिए oocyte ऑफ एम्फीबियन नहीं होता है, यहाँ पे एम्फीबियंस का दे रहा है लेकिन oocytes एम्फीबियन का नहीं होता है, इंसेक्ट्स और डिप्टेरा का होता है, ठीक है। फिर है आपका द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस, डिप्लोटीन।
डिप्लोटीन के टाइम पे आपका जो ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस, जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम्स होते हैं इस तरीके के एक दूसरे से अटैच्ड वाले होमोलोगस क्रोमोजोम्स जो होते हैं, जो पेयर्ड होते हैं, वो उनका जो है सेपरेशन कब होता है, तो ये आपका होता है डिप्लोटीन के टाइम पे। डिप्लोटीन के टाइम पे डिप्लोटीन फेज में इसका सेपरेशन हो जाता है। तो इसका हो गया सेकंड, बहुत ईजी है ये, इसमें कुछ ये नहीं है। ये देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल। इफ एपीसी इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू ऑकर। इससे क्या होगा कि क्रोमोजोम ही सेग्रीगेट नहीं करेगा। ये आपका जो प्रोटीन है हेल्प करता है क्रोमोजोम के सेग्रीगेशन में। अगर ये प्रोटीन डिफेक्टिव है तो इससे क्या होगा कि क्रोमोजोम जो है वो सेग्रीगेट नहीं करेगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका सी में है, सी नंबर है, देखिए क्रोमोजोम विल नॉट सेग्रीगेट। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका सी आंसर हो जाएगा। फिर से आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। तो माइटोसिस का क्या है कि आप देखो, पहले मैंने जो उस टाइम कुछ क्वेश्चन में बनाया था कि एम फेज का इतना हेतुर का रहता है, G1 का ये रहता है, S का ये रहता है, G2 का ये रहता है। तो इसी का करेक्ट फेज आपको बताना है। तो देखिए आप इस वाले का करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग माइटोसिस, तो कॉन्डेंसेशन इसका बताना है कि हाँ होता कैसे है। तो देखिए ये तो ठीक है, ये तो इससे रिलेटेड नहीं है कॉन्डेंसेशन। पहले क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि आपका इस तरीके से रहते हैं उनका कॉन्डेंसेशन होता है, ठीक है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाता है, टूटने लगता है चारों तरफ से, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर अंदर का ले लूँ तो ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसे ले लूँ तो ये टूटने लगता है। टूटने के बाद क्या होता है कि इसमें का जो आपका मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है, वो मेटाफेज के टाइम पे अलाइन होते हैं ना एक दूसरे के साथ, यहाँ पे लाई करते हैं, लाई एट द प्लेट मेटाफेज के टाइम पे। फिर आपका होता क्या है कि अरेंज्ड एट द इक्वेटर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने के बाद अरेंज्ड एट द इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीज़न। उसके बाद क्या होता है कि इन लोगों का सेंट्रोमियर डिवाइड कर डिवीज़न होता है, टूट जाता है, सेंट्रोमियर टूट जाता है यहाँ से खींचने के बाद। उसके बाद है आपका सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन होता है, यानी ये एक दूसरे से हट जाते हैं, यहाँ से यहाँ हो जाते हैं। एंड उसके बाद टीलोफेज आ जाता है। तो टीलोफेज के बाद में क्या होता है कि जो यहाँ पे आए हुए हैं उसको एक फेज में एंड यहाँ वाले एक फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो आपका मेम्ब्रेन है ये भी ऐसे इस तरीके से बढ़ जाता है। अगर प्लांट का है तो वॉल जो है यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे होगा, वॉल ऐसे फॉर्म करता है। बट अगर एनिमल का है तो फ्यूरो यहाँ इस तरीके से फ्यूरो बन के स्टार्ट होता है, बनते 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 पूरा कवर कर जाता है। ये आपका मैंने सेल का जो ये साइटोप्लाज्मा है इसका बताया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नहीं, सेल मेम्ब्रेन का बताया है। तो यहाँ पे देखिए पहले में आपको ए में आपको कॉन्डेंसेशन दे रहा है, उसके बाद आपका दे रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉम्बली, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर दे दिया। ये रॉन्ग है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टूटने के बाद आपका वो लोग यहाँ पे आके अलाइन करेंगे, ठीक है, और तब सेंट्रोमियर का डिवीज़न होगा, सडन क्रॉसिंग ओवर नहीं हो जाएगा। फिर बी में आपका करेक्ट ऑप्शन दे रखा है कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉम्बली, सेग्रीगेशन, टीलोफेज, ये वाला भी नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर सब में घुसा रखा है। यहाँ पे माइटोसिस के रिगार्डिंग पूछ रहा है तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर कहाँ से आ जाएगा? क्रॉसिंग ओवर तो मियोसिस में होता है ना। यहाँ भी क्रॉसिंग ओवर है, यहाँ भी क्रॉसिंग ओवर दे रखा है, यहाँ भी क्रॉसिंग ओवर दे रखा है। नहीं, फोर्थ वाले में नहीं है। कंडेंसेशन, अरेंजमेंट, सेंट्रोमियर डिवीज़न, सडन सेंट्रोमियर डिवीज़न दे दिया है, बीच वाला गायब भी कर दिया है। कंडेंसेशन के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटा ही नहीं, अरेंजमेंट एट इक्वेटर हुआ, सेंट्रोमियर डिवीज़न हुआ, सेग्रीगेशन हो गया। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जिक्र ही नहीं किया गया है कि टूट रहा है, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नीट 2017 का है। थर्ड, इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट पैक्टीन। पैक्टीन अभी तो मैंने आपसे बोला कि आपका पैक्टीन इतना कॉमन है, इस वाले क्वेश्चन में बोला था मैंने कि पैक्टीन इतना कॉमन है कि हमेशा ही पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर कब होता है। तो पैक्टीन में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें जनरली सीधा सीधा लाइन से पूछ दिया गया है, तो 3 का डी होगा करेक्ट।
एंड इसके बाद है फोर्थ, which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cells? माइटोसिस इन सोमैटिक सेल में इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए आपका, जो कि नहीं होता है, ठीक है। माइटोसिस इन सोमैटिक सेल, इसमें ऐसा कौन सा फीचर है जो कि माइटोसिस का नहीं है, सोमैटिक सेल्स ऑफ माइटोसिस का नहीं है, ठीक है। माइटोसिस का नहीं है, माइटोसिस से रिगार्डिंग नहीं है, तो सिनेप्सिस, देखिए ये तो आपका मियोसिस का है ना, सिनेप्सिस तो मियोसिस में होता है, तो ये आपका मियोसिस का है, तो माइटोसिस में कहाँ से आ जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड ऑन टू, स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच करते हैं, काइनेटोकोर्स में। ऑब्वियसली स्पिंडल फाइबर जो है, जो क्रोमोसोम का इस तरीके का रहता है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच करते हैं इस तरीके से, ताकि वो उसे तोड़ पाए, इधर से और इधर से अलग कर पाए। जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर ये इस तरीके से रहेगा तो स्पिंडल जो फाइबर है इसमें आएगा, इधर आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, इसे इधर से ऊपर से ले जाएगा इसे, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। सेल ग्रोथ के टाइम पे डीएनए सिंथेसिस आपका किस फेज़ में होता है, तो ये आपका एस फेज़ में होता है, सिंथेसिस फेज में होता है। डीएनए का आपका सिंथेसिस जो है वो एस फेज में होता है। जो एस फेज है वो आप जानते ही हो कि सिंथेसिस फेज है, ये कितनी ही आगे के कितने सारे क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि एस फेज ही आपका सिंथेसिस फेज होता है, जिसमें कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे वही पूछा ही गया है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए में ही होगा, एस फॉर एस फेज हो जाएगा, एस फेज हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 9 में देखिए आपसे पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। पहले आपका क्रॉसिंग ओवर है, फिर सिनेप्सिस है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चियास्माटा है, डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस है। तो यहाँ पे आपको 4 दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आपका सिनेप्सिस होगा। जैसे आपको पता होता है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं ना, बाइवेलेंट और टेट्रेट जैसे फॉर्म करता है, तो यहाँ पे आपका इसके अकॉर्डिंग 4 ही आपको दे रखा है। मियोसिस का बोल रहा है कि सही से इसको करेक्टली आपको सीक्वेंस को एक साथ प्रिपेयर करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो आपका सिनेप्सिस हो जाएगा, सिनेप्सिस फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्रॉसिंग ओवर होगा, तभी तो आपका चियास्माटा एक दूसरे के साथ टर्मिनलाइज होगा। देखिए क्रॉसिंग ओवर होगा, उसके बाद जो इस तरीके से, अगर मान लीजिए यहाँ है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, पहले तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, फिर आपका यहाँ से क्रॉसिंग ओवर होगा, एंड उसके बाद है आपका कि ये जो चियास्माटा फॉर्म करता है वो एक दूसरे से साइड हो जाएगा, नहीं हट जाएगा, तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चियास्माटा उसके बाद आएगा, ओके। एंड उसके बाद है आपका लास्ट जो दे रखा है वो डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का डिसअपीयर हो जाएगा, जो कि प्रोफेस फर्स्ट ख़त्म होने के बाद आपको पता ही है ना, उसके बाद सारा प्रोसेस जो है मेटाफेज का अलाइन होना, उसके बाद फिर आपका अलाइन होने के बाद फिर डिसइंटीग्रेट होना, और अपने पोल पे जाके उसके बाद टीलोफेज का जो आता है कि अपने पोल पे जब उसको नया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, 2 सेल में बांट दिया जाता है। तो ये यहाँ पे आपका बी में आपका इसका करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। सेकंड नंबर जो है वो सिनेप्सिस पहले आ जाएगा, फिर आपका क्रॉसिंग ओवर फर्स्ट आ जाएगा पहले, उसके बाद एंड थर्ड में टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चियास्माटा, एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस फोर्थ नंबर पे डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। ये हो गया। एंड आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स 4C लेवल इफ इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एट 2C। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा फेज है जिसमें कि जो अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है, तो अगर वो 4C हो चुका है तो 4C ही रहेगा। तो ये आपका G2 में और
एम फेज प्री माइटोटिक फेज जो होता है उसमें आपका ऐसा होता है, जब सिंथेसिस जो आपका पहले सिंथेसिस होता है ना, पहले G1 होता है, फिर सिंथेसिस होता है, फिर G2 होता है, उसके बाद एम फेज होता है। तो होता क्या है कि G1 में तो आपका अगर अमाउंट ऑफ DNA 2C है तो 2C रहता है, बट सेकंड में जो आपका सिंथेसिस फेज है उस टाइम पे क्या होता है कि सिंथेसिस होने के बाद G2 में आपका क्या हो जाता है कि वो 2C से 4C में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर नहीं बढ़ता है बट अमाउंट जो है वो अगर इतना है तो वो इतना हो जाएगा, 4C में कन्वर्ट हो जाता है, नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो G2 और प्री माइटोटिक फेज के टाइम पे आपका 4C रहता है, जो कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका CBSE AIPMT 2014 का है, डी होगा। डी नंबर आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। इन एस फेज ऑफ, आगे का क्वेश्चन देखिए, इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल क्या होता है, अमाउंट ऑफ DNA डबल्स इन ईच सेल। यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो कि अभी मैंने बताया कि 2C था तो 4C हो गया, तो एस फेज में ही तो ये होता है ना, सिंथेसिस फेज में ही तो जब सिंथेसाइज होता है DNA, ठीक है, तो उसके बाद वो 4C में कन्वर्ट हो जाता है, तो डबल हो जाता है, इसका मतलब होता है कि डबल हो गया। तो यहाँ पे आपको दे ही रहा है, इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA डबल्स इन ईच सेल। ईच सेल में जो है आपका DNA का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा। देखिए बी में आपको दे रहा है अमाउंट ऑफ DNA रिमेन सेम नहीं रहता है, क्योंकि आपका सिंथेसिस के बाद वो 4 में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। ये बहुत ही आप बहुत अच्छे से इसको याद रखना कि नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, बस वो अमाउंट में इंक्रीमेंट होता है। अगर इतना है तो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे इतना है तो इसका 2 गुना 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट नंबर में अगर 2n है तो वो 2n ही रहेगा, नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। एंड यहाँ पे नंबर आपसे बोल रहा था, उसके बाद अमाउंट ऑफ DNA इज रिड्यूस तो होता ही नहीं है, ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन जो आपको अभी मैंने बताया वो आपका 2014, 2000 और 1996 तीनों में ही पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना रिपीटेड है तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना या कर लेना। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। पैक्टीन, आपको पता होता है कि पैक्टीन के टाइम पे ही आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, जो अभी मैंने बताया क्रॉसिंग ओवर होता है पैक्टीन के टाइम पे। कितने सारे क्वेश्चन में बता दिया कि पैक्टीन में आपका क्रॉसिंग ओवर बहुत कॉमन होता है। तो क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है कि रिकॉम्बिनेशन ही तो होता है ना, एंड रिकॉम्बिनेशन के लिए कौन सा एंजाइम लगता है, रिकॉम्बिनेज। तो मियोसिस के किस वाले फेज में आपका जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, तो पैक्टीन में होता है, एंड पैक्टीन में ही आपका ये एंजाइम जो है रिकॉम्बिनेज यूज़ किया जाता है। हो गया, ये 2014 का है। आगे देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ सिनेप्टोनिमल होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट। ठीक है, इसे हम लोग बाइवेलेंट बोलते हैं। जस्ट लाइक इस तरीके का फॉर्म करता है ना, एक दूसरे से अटैच्ड ही रहता है कॉम्प्लेक्स के थ्रू। इसे बाइवेलेंट या टेट्रेड भी बोलते हैं, इस तरीके का। तो ये आपका हो गया द एंजाइम हो गया। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट बोलते हैं या फिर आपका टेट्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पे बाइवेलेंट दे रखा है ऑप्शन में, तो बाइवेलेंट लगा दीजिएगा। अगर टेट्रेड बोले तो ऐसा नहीं कि वो कुछ और है, वो भी यही है, तो उसको भी लगा सकते हैं आप। मियोसिस टेक्स प्लेस इन, क्वेश्चन नंबर आगे का क्वेश्चन जो है उस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मियोसिस टेक्स प्लेस इन। मियोसिस कहाँ टेक प्लेस लेता है, टेक प्लेस यानी होता है, मतलब मियोसिस होता क्या है, कहाँ पे है। तो ये मियोसिस जो है वो मियोसाइट में होता है, गैमेट मदर सेल जिसे बोलते हैं, मियोसाइट में होता है। स्पेशलाइज सेल होता है जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पाया जाता है, मियोसाइट, जहाँ पे मियोसिस होता है, जिसे कि हम लोग गैमेट मदर सेल भी बोलते हैं, मियोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका इसका आंसर। मियोसाइट, कोनिडिया, जेम्यूल, मेगास्पोर ये सब नहीं है, ये सब रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पे ये 2013 का क्वेश्चन था।
लगभग मैंने 10 इयर्स के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आपको लगे इम्पॉर्टेंट तो आप मुझे कमेंट करना। इससे भी मुझे लगता है कि अगर आपको लगे कि हाँ प्रीलिम्स तक के क्वेश्चन अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं तो मैं आपको वो भी करा दूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपके लिए वो भी कर दूँगी। ओके, तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।